हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस आपको पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कवि का जीवन परिचय बताऊंगी, फिर इस पाठ का काव्यांश की पूरी व्याख्या समझाऊंगी और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि परिचय। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1900 में जिला अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती था। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी मां का देहांत हो गया। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमारता, कोमलता का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने ये प्रकृति प्रेमी होने के कारण अत्यंत ही नाजुक और कोमल स्वभाव के थे और इन्होंने पल पल बदलती प्रकृति का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। लेकिन गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया और इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला आदि भाषाओं में अध्ययन करके अपनी प्रतिभा को निखारा और इनकी जो मृत्यु है सन 1977 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं वो है वीणा, ग्रंथि, पल्लवी, उत्तरा, स्वर्ण किरण आदि। इसके अलावा अन्य और भी पुस्तकें हैं, लेकिन आपको अपने कोर्स में 2 या 3 पुस्तकों के नाम याद करने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत की श्रेष्ठतम कविता है। इसमें उन्होंने प्रकृति के पल पल बदलते हुए स्वरूप का वर्णन किया है और स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि पर्वतीय प्रदेशों में जब वर्षा ऋतु आती है तो वहां का जो वातावरण है वो कैसा होता है, कि किस प्रकार मेखलाकार पर्वत जो श्रृंखलाबद्ध होते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, उन पर सुंदर सुंदर फूल होते हैं, वो फूल किस प्रकार से सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो आकाश की तरफ झांकते हुए कैसे दिखाई देते हैं, और झरनों पर्वतों से बहते हुए झरने जो कलकल ध्वनि करते हुए प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं तो उनका वर्णन किस प्रकार होता है, और जब बारिश होती है, आसमान में कोहरा छाया हुआ होता है तो बादल कैसे दिखाई देते हैं, और उस सारी जो वर्णन है वो सारा वर्णन इस कविता के अंतर्गत दिखाया गया है। तो मैं उस कविता को आपको समझा रही हूँ। पहला काव्यांश है, पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज हाहाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पर वो कहते हैं पावस ऋतु थी, यानी कि वर्षा ऋतु थी। पर्वत प्रदेश, तो जब पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु होती है तो उस वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु होने पर प्रकृति क्षण प्रतिक्षण हर पल अपना रूप बदलती रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार, पर्वतीय जो प्रदेश है उनमें मेखलाकार पर्वत होते हैं, तो मेखलाकार का अर्थ है श्रृंखलाबद्ध, जैसे एक के बाद एक जो पर्वत जो लगातार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध पर्वत। तो पर्वतीय प्रदेशों में जो श्रृंखलाबद्ध पर्वत होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, असीम होते हैं। अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, तो जो बड़े बड़े श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं उन पर अनेक पुष्प खिले हुए होते हैं, तो जो अनेक पुष्प खिले हुए होते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अवलोक रहा है बार बार, वो पुष्प रूपी नेत्र बार बार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नीचे जल में निज हाहाकार, यानी पर्वतीय प्रदेश के नीचे तलहटी में एक सरोवर बह रहा है, तो उस सरोवर जो बह रहा है उस सरोवर को उन्होंने किसकी संज्ञा दी है? जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, कि पर्वतीय प्रदेश में पर्वतों के नीचे जो सरोवर बह रहा है उस बहते हुए सरोवर को उन्होंने दर्पण की संज्ञा दी है, और दर्पण की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा है कि पर्वत पर जो उगे हुए फूल हैं, पुष्प है, तो पुष्प रूपी नेत्र
दर्पण, सरोवर रूपी दर्पण में देख करके अपनी शोभा को और सुंदरता को देख रहे हैं। अब यह है दूसरा काव्य। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरवर के उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हे झाग रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब पर्वत प्रदेश है तो पर्वत प्रदेश में झरने लगातार बहते रहते हैं। तो उन झरनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, कि पर्वतीय प्रदेशों से जो झरना बहते हैं वो झरने पर्वतों का यशोगान करके, यानी कि उनकी तारीफ करते हुए लगातार झरझर करते हुए बहते रहते हैं। मन में नस नस उत्तेजित कर, कि जो वो झरने बहते हैं और तो उनकी जो आवाज और कलकल जो ध्वनि है वो ध्वनि हर मनुष्य के अंग अंग को उत्तेजित कर देती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झारते हैं झाग भरे निर्झर, यहाँ पर वो झरनों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं जब पर्वतीय प्रदेश में जो झरने बहते हैं तो वो इतनी तेजी में बहते हैं और सफेद झाग के साथ बहते हैं। तो जब वो झरने सफेद झाग में बहते हुए दिखाई देते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि जैसे मोतियों की सुंदर लड़ी बह रही हो, यानी कि उन झरनों की संज्ञा जो है मोती की लड़ियों से की गई है। गिरिवर के उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, कि जो पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, उन पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वो पेड़ जो है वो लगातार उच्च आकांक्षाओं से भरकर आसमान की तरफ झांक रहे हैं। और कैसे झांक रहे हैं? उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति चिंता मुक्त होकर के एकटक अटल और स्थिर होकर के अपने लक्ष्य की तरफ, यानी अपनी ऊंची आकांक्षाओं की तरफ जिस प्रकार से झांकता है, उसी प्रकार से वह पेड़ जो है वो आसमान की तरफ झांक रहे हैं। काव्यांश नंबर 3। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में संभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस काव्यांश में सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेशों में जब वर्षा ऋतु आती है तो उस वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पर्वत उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार वारिद के पर, कि यानी कि पर्वत जो है वो बड़े बड़े बादलों के पंख लगा करके पर्वत भी उड़ करके कहीं और चला गया है, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहा। रव शेष रह गए निर्झर, केवल जब पर्वतों को दिखाई नहीं दे रहा है, छुप गया है, तो उस समय केवल जो उसमें कलकल ध्वनि करते हुए जो झरने बह रहे हैं, बस केवल उन्हीं झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। हे टूट पड़ा भू पर अंबर, और अगर उस समय तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश जमीन पर गिर गया हो, यानी तेज मूसलाधार जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि आकाश धरती पर गिर गया हो। धस गए धरा में संभय शाल, जो शाल के बड़े बड़े पेड़ हैं वो इस तेज बारिश के मूसलाधार बारिश के कारण ऐसा लगता है कि वह पेड़ भी धरती में धस गए हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जब चारों ओर कोहरा छा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में, तालाब में, सरोवर से धुआं उठ रहा है, यानी कि उसमें आग लग गई है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इस प्रकार प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो इंद्र ही भी है वो जलद यान, यानी कि बादल रूपी यान, जलद यान बादल रूपी यान में बैठ करके इधर उधर खेलता हुआ एक खेल खेल रहा है और खेल खेलते हुए प्रकृति का आनंद ले रहा। तो इस प्रकार से इस कविता के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी ने पूर्ण रूप से पर्वत प्रदेश में पावस, यानी पर्वत प्रदेश में जो वर्षा ऋतु होती है, उस वर्षा ऋतु में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और प्रकृति किस प्रकार रूप बदलती है, उसका उन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया है।
अब इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा रही हूं। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में अत्यंत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता है। कैसा, कभी धुआं निकल जाता है, कभी छांव आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो जब सूरज निकलता है और धूप निकलती है तो उस समय अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं। और जब कोहरा छा जाता है, बारिश होती है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल बहते हुए झरनों की आवाज सुनाई देती है। और जब रोशनी होती है, सूरज की रोशनी में जो पुष्प रूपी नेत्र है, वो नीचे जो जल सरोवर बह रहा है, वो उसमें अपनी सुंदरता का देख करके वर्णन करते हैं। तो इससे पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति पल पल रूप बदलती है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है और कवि ने इसका प्रयोग क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ा हुआ। और कवि ने इसका वर्णन क्यों किया है? कवि ने इसका वर्णन इसलिए किया है कि पर्वतीय प्रदेश में जो पर्वत होते हैं वो एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं। तो एक के साथ एक जुड़े होने के कारण वो श्रृंखलाबद्ध रूप से अत्यंत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो उनकी इस असीम सुंदरता का वर्णन करने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 3, सहस्त्रदृक सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है? सहस्त्रदृक सुमन यानी कि हजारों नेत्र रूपी पुष्प। और कवि ने इसका वर्णन इसलिए किया है कि जो पर्वत है, पर्वत के नीचे जो सरोवर बहता है, तो उस सरोवर में जो पर्वत पर उगने वाले जो पुष्प हैं, वो पुष्प रूपी नेत्र समुद्र में, सरोवर में, तालाब में अपने सौंदर्य को, अपनी सुंदरता को देखते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ और क्यों की दिखाई है? कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है। दर्पण से क्यों की है? क्योंकि दर्पण में हम जब देखते हैं तो हमें एकदम साफ और सुंदर दिखाई देता है, और तालाब का पानी भी एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल और सुंदर होता है। तो जब हम तालाब के साफ स्वच्छ पानी में देखते हैं तो हमें अपनी आकृति पूर्ण रूप से उसी प्रकार दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने तालाब की तुलना दर्पण के साथ की है। प्रश्न नंबर 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे पर्वत आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं तथा वह क्या बताते हैं? पर्वत पर ऊंचे उठे हुए जो शाल के वृक्ष है, वह लगातार एकटक आसमान की तरफ देखते हैं, और देखते हुए वो ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक उच्च आकांक्षाओं से भरा हुआ व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए चिंता मुक्त होकर अटल और स्थिर रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसी लक्ष्य को दर्शाने के लिए कवि ने इसका प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 6, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए हैं क्योंकि बादलों में कोहरा छाया हुआ है। झरने किसका गान कर रहे हैं? झरने पर्वत का गान कर रहे हैं। और उनकी तुलना किससे की है? उनकी तुलना मोतियों की माला से की है। इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा पाठ समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।